कल्पना कीजिए कि सर्दियों की एक सुबह जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में से एक किसान अपने खेतों पर काम करने जा रहा है। दूर से हिमालय की बर्फ पिघलकर बहती नदी का पानी उसके खेतों को सींच रहा है और इसी नदी का पानी बाद में बहकर पाकिस्तान में जाकर वहां की फसलों को उपजाऊ बनाता है। लेकिन 1947 में जब भारत के बंटवारे के बाद दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, तो इसी सिंधु नदी की धाराएं दोनों देशों के लिए विवाद का कारण बन गईं। संघर्ष के बीच कभी कभी पानी भी एक हथियार बन जाता है। ऐसे में एक नदी को लेकर जो कहानी आगे बढ़ी वही थी इंडस वाटर ट्रीटी। यही संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसने सिंधु प्रणाली के 6 प्रमुख नदियों का विभाजन तय किया। इसके तहत पूर्वी नदियां जैसे कि सतलज, व्यास, रावी भारत को मिली, जबकि पश्चिमी नदियां जैसे कि चेनाब, झेलम और सिंधु पाकिस्तान को सौंप दी गई। आगे हम इस वीडियो में समझेंगे कि यह संधि कब, कैसे और क्यों बनी और दोनों देशों को इसमें क्या फ़ायदे और नुकसान हुए, और यहाँ तक कि हाल ही में चल रहे विवाद को भी पूरी तरीके से समझेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एक द्विपक्षीय समझौता है जिसमें भारत और पाकिस्तान ने मिलकर हिमालय सिंधु प्रणाली की 6 नदियों के पानी के उपयोग के अधिकार बांटे। 19 सितंबर 1960 को कराची में इस पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्पष्ट रूप से ये तय किया गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब मतलब कि पश्चिमी नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान के लिए रहेगा और सतलज, व्यास, रावी जैसी पूर्वी नदियां भारत के लिए हैं। समझौते के अनुसार भारत को सिंधु प्रणाली के कुल 6 प्रवाह में लगभग 20% का हक मिला, जबकि पाकिस्तान को करीबन 80% हिस्सा। पश्चिमी नदियों पर भारत को केवल सीमित उपयोग करने की ही अनुमति थी, जैसे कि सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बांध, लेकिन पाकिस्तान की अनुमति के बिना वो प्रवाह को बाधित नहीं कर सकते थे। इस संधि में दोनों देशों के सहयोग के लिए भी व्यवस्था की गई। एक स्थायी संयुक्त आयोग बनाया गया जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर वार्तालाप करते हैं और जल प्रवाह से जुड़े आंकड़े एक दूसरे से साझा करते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो पहले आयोग में प्रश्न के तौर पर पूछताछ होती है और तटस्थ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। इस समझौते में दोनों देशों के लिए विशेष नियम रखे गए, जैसे कि उदाहरण के लिए भारत पश्चिमी नदियों पर केवल सीमित सिंचाई कर सकता था और बिजली बनाने के लिए बांध बना सकता है। पानी रोकने या बड़ी संरचनाएं बनाने के लिए पाकिस्तान को सूचना देनी होती है। संधि के प्रारूप में दोनों देशों ने मिलजुल कर जल संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करने की बात कही। अब ये जानते हैं आखिर ये संधि हुई क्यों। 1947 के बंटवारे के समय भारत पाकिस्तान सीमा ने सिंधु नदी प्रणाली को 2 भागों में काट दिया। नदी के ऊपरी हिस्से तो भारत में थे, लेकिन कई नहरें पाकिस्तान की तरफ बहती थीं। प्रारंभ में 1 साल के लिए पानी का इंतजाम ठहराया गया, लेकिन जब 1948 में वह खत्म हुआ तो भारत ने अचानक पानी देना बंद कर दिया। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। सिंधु प्रणाली पर लगभग 80% निर्भर पाकिस्तान के किसानों के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गया और दोनों पक्षों में यह जल विवाद बढ़ गया। बात पानी से शुरू होकर जंग तक पहुंच गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह संधि आवश्यक थी। युद्ध और दुश्मनी के बीच एक भी हरी भरी उम्मीद बची रहे, यही सोचकर विश्व बैंक ने मानवीय प्रयास के कई दौर की बातचीत की। लगभग 9 साल की कड़ी वार्ता के बाद यह 1960 में समझौता हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस संधि को दुनिया की एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर में एक उजला पहलू कहा। जरा इसकी टाइमलाइन समझते हैं कि ये आखिर शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली 2 भागों में बंट गई। तत्कालीन समझौते से 1 साल तक पानी की सप्लाई बनी रही। फिर 1948 में समझौता समाप्त होने पर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर दिया। उसके बाद 1948 में स्थायी समझौता हुआ जिसमें भारत ने पानी देने की शर्तों पर सहमति जताई। फिर 1950 में वर्ल्ड बैंक की पहल पे बातचीत हुई। 1952 में इंजीनियरिंग दल और बैंकों को मिलाकर काम शुरू किया गया। फिर 1960 में आखिर सिंधु जल संधि पर कराची में हस्ताक्षर हो गए। फिर 1965, 1971 और 1999 के दौरान भारत पाक के बीच युद्ध और तनाव हुए, लेकिन संधि को टाला नहीं जा सका। 2017 में भारत ने किसान गंगा और रतले में बांध बनाए, जिससे विवाद खड़ा हुआ। दोनों देशों ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस पर विचार किया। 2023 में भारत ने इस समझौते में संशोधन की बात की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पर अब हाल ही में हुए कश्मीर में हमले के बाद भारत ने पहली बार इसे होल्ड पे रखने का ऐलान किया है। इस समझौते की बातें जुड़ी सीधा भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच। संधि पर भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक इस समझौते की डिपॉजिटरी भी है। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजिन ब्लैक ने इसका नेतृत्व किया था। संधि के बाद एक स्थायी आयुक्त आयोग बना जिसमें भारत और पाकिस्तान के एक उच्च अधिकारियों को सम्मिलित किया गया।
इन्हें इंडस कमिश्नर कहते हैं और समय समय पर दोनों देशों के कृषि एवं जल मंत्रालय के अधिकारी आपस में चर्चा करते हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कराची में हुए, लेकिन इसका प्रभाव सिंधु नदी बेसिन के तमाम इलाकों पर पड़ा। भारत सिंधु प्रणाली की 3 नदियां सतलज, व्यास, रावी भारत को मिली। ये पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बहती हैं। भारत ने यहाँ बड़े बांध बनाए और नहरें बनाई, जैसे कि भाखड़ा बांध और रावी व्यास लिंक। और पाकिस्तान की 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में बहती हैं। इन नदियों पर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली बिछी है। यहाँ तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांध बने हुए हैं। सिंधु जल संधि लागू होते ही परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की गई। भारत और दोनों तरफ से एक एक आयुक्त नियुक्त किए गए। ये दोनों साल में कम से कम 2 बार मिलते हैं और नदी के प्रवाह, बांध निर्माण, आपदाओं की चेतावनी जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संधि की व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई छोटा मोटा सवाल होता है तो आयोग उसे हल करता है। यदि कोई बड़ी समस्या होती है तो विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था ने पिछले 60 वर्षों में काफ़ी काम किया और इसका लाभ यह रहा कि दोनों देशों के किसान सुनिश्चित पानी पाएं। भारत के पंजाब और हरियाणा में पूर्वी नदियों के पानी से भरपूर सिंचाई व्यवस्था बनी। पाकिस्तान में पश्चिमी नदियों से भारी पैमाने पर सिंचाई और हाइड्रो पावर हुआ। संधि के कारण भारत ने पूर्वी नदियों पर बड़े बांध बनाए बिना ही अपनी ज़रूरत का पानी बरकरार रखा और पाकिस्तान को भी पर्याप्त पानी मिलता रहा। दोनों ओर औद्योगिक विकास हुआ और अनाज की पैदावार में भी इजाफा हुआ। विश्व बैंक कहता है कि यह समझौता आधी सदी से ज़्यादा समय तक इरिगेशन और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की रूपरेखा बना रहेगा। इस जल संधि से पाकिस्तान को अपने कृषि क्षेत्र में अनुमानित 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन सींचने का भरोसा मिला, जो कि देश की 80% कृषि भूमि है। यानी संधि ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग 25% सहारा दिया। दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया। भारत की पश्चिमी सीमा वाला हिस्सा सिंधु की ऊपरी धाराओं पर निर्भर है, लेकिन संधि के अनुसार वहां की आम जनता को पानी पर कम अधिकार मिला। मूलतः भारत की सिंधु प्रणाली का जल केवल 20% हिस्सा है, जबकि नदी का एक बड़ा हिस्सा उसी भाग के हिमालयी क्षेत्र में आता है। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को बदले में कैनाल निर्माण के लिए करोड़ों रुपए दिए। इसका मतलब था कि भारत ने आर्थिक रूप में भी बड़ा त्याग किया। भारत को लाभ जैसे कि पूर्वी नदियों का पूरा पानी मिलना, जिससे पंजाब, हरियाणा के किसान खुशहाल रह सकें, और बड़े बांध बनाकर भारत ने अपनी ऊर्जा और सिंचाई की क्षमता बढ़ाई। संधि ने सूखे समय में भी भारत को पानी देने की गारंटी दी। किसानों को भी बिजली मिली और बड़े उद्योगों को भी पानी मिला। वहीं अगर भारत के नुकसान की बात करें तो पश्चिमी नदियों का पानी छिन गया। जम्मू कश्मीर को भी कम पानी मिला, क्योंकि नदियों के उपयोग के लिए विश्व बैंक के लिखे गए नियमों का पालन करना पड़ा। उदाहरण के लिए तुलबुल नौका परियोजना रोक दी गई और सलाल बांध पर पाकिस्तान की आपत्ति पर भारत को बदलती डिजाइन स्वीकारनी पड़ी। कुल मिलाकर भारत ने दोस्ती के लिए गाढ़ा सौदा किया और चुनौती यही रही कि उसे जल संसाधन पर सीमित नियंत्रण मिला। वहीं अगर पाकिस्तान के फायदे की बात करें तो अर्थव्यवस्था 80% सिंचाई पर आधारित है और सिंधु संधि से इसे सुनिश्चित पानी प्रदान किया गया। पानी मिलने से फसलें खासकर गेहूं, चावल, कपास और चीनी अच्छी होती रहीं। शहर जैसे कि कराची, लाहौर और मुल्तान को भी पानी मिलता रहा। तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से बिजली का उत्पादन हुआ। संधि ने पाकिस्तान के किसान और आबादी को आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। संधि के नियमों के हिसाब से पाकिस्तान को समय समय पर नरम पसीना बहाना पड़ा। उदाहरण के लिए किसान गंगा बांध पर समाधान के लिए बहुत लड़ना पड़ा। साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की प्रवृत्ति से तनाव बढ़ा। आज भी कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन से हिमालय में बर्फ पिघलने का पैटर्न बदल रहा है, बारिश होने का समय बदल रहा है, पुराने बांध और नहरें नवीनीकरण से आती हैं, जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी की मांग बहुत बढ़ रही है। भारत ने 2023 में कहा कि मौसम और आबादी बदल चुकी है और नई ऊर्जाएं चाहिए। अब तक सीमाएं दोनों को संकुचित लगने लगी। विश्व बैंक और तटस्थ विशेषज्ञ लगातार मध्यस्थता में है। अब प्रश्न ये है, क्या संधि में संशोधन होना चाहिए? भारत का मत है कि आवश्यकता अनुसार समझौते की शर्तों को दोबारा देखना चाहिए, पर पाकिस्तान इसे रिवाइज करने से मना कर रहा है। संधि को लेकर आज भी वार्ता और कानूनी जंग जारी है। दोस्तों, इस समझौते की कहानी सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, बल्कि विवादों में भी सहयोग की कहानी है। यह दिखाता है कि जब दो देश अपनी ज़रूरतों को समझौते से जोड़ते हैं तो कोई भी कितना कुछ सीख सकता है। लगभग 60 साल तक युद्ध और तनाव के बावजूद भी पानी की डोर बंधी रही और हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि जल संसाधनों को हथियार की बजाय दोस्ती का माध्यम बनाया जाए। आने वाली पीढ़ियां इसमें बेशक संशोधन की सलाह दे, पर हम ये उम्मीद रखते हैं कि यह संधि जलवायु बदलाव और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे आएगी और दोनों देशों के लिए सुनियोजित इंसानियत भरा सहयोग बनकर रहेगी। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।